सो हेलो एवरीवन। पिछली बार हम लोग ने लॉ ऑफ रोटेशन और इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम एक फ्लोटिंग बॉडी के लिए देखा था। मीडिया सेंटर के बारे में जाना था और फ्लोटेशन के दो मेन पॉइंट्स थे। पहला कि द वेट ऑफ द बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी, और दूसरा पॉइंट हमारा फ्लोटिंग के लिए था कि द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड सेंटर ऑफ बायंसी ऑफ दैट फ्लोटिंग बॉडी आर इन द सेम वर्टिकल लाइन। तो दो लॉस थे फ्लोटेशन के, वो दोनों हमने देखे थे। कुछ क्वेश्चन बनाया था। और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड, है ना। ये सबसे शॉर्टकट और इसको डिराइव भी किया गया उसमें। तो इस बार हम लोग हाइड्रोमीटर देखेंगे और ये लास्ट थ्योरी का क्लास रहेगा। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के सारे क्वेश्चन उसमें बनाए जाएंगे। सो हाइड्रोमीटर का क्या यूज होता है? तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए, किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। लेकिन ये किस तरह से मेजर करता है, बस इसके मैकेनिज्म को मेनली देखना है। तो उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर, एसिड बैटरी, हाइड्रोमीटर और फिर उसके बाद विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। बस ये चीज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बस इतना ही चीज। तो हाइड्रोमीटर किस तरह से मेजर करता है डेंसिटी को? तो सबसे पहला बात यह है कि दो तरह के हाइड्रोमीटर होते हैं, एक वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर और दूसरा कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो हाईलाइट किया हुआ है, वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर और कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर। क्लास 8 में भी इसके बारे में बहुत सारा चीज बताया गया था, बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए गए थे। सबसे पहले कॉमन हाइड्रोमीटर को देखते हैं, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, क्योंकि इसी पर ज्यादा क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। तो हाइड्रोमीटर का एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह का रहता है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है हाइड्रोमीटर का। ये हमारा ग्रेविटी बल्ब है, सबसे ज्यादा वेट इसी का होता है, वेट हाई वेट है ना, इसका सबसे ज्यादा वेट होता है ग्रेविटी बल्ब का। इसमें मेटल बॉल्स डाले जाते हैं। फिर ये फ्लोटेशन हो गया, ये जो बीच का जो पार्ट हो गया इसके फ्लोटेशन बल्ब होते हैं। ये हॉलो होता है और ये हाइड्रोमीटर के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए यूज होता है। और ये स्टेम हो गया जहां रीडिंग होता है। तो अब देखते हैं कि एक होता है लाइटर लिक्विड। ओके, लाइटर लिक्विड किसको कहते हैं? जिनका डेंसिटी कम हो, जैसे वाटर का डेंसिटी कम हो गया। फिर एक होता है हैवियर लिक्विड। ओके, तो एक हो गया हैवियर लिक्विड, जैसे मरकरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन दोनों को मेजर करने के लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर का हाइड्रोमीटर लेंगे। ये कॉमन हाइड्रोमीटर ही होगा लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा देख रहे हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखोगे कि there are two categories of common hydrogen, which is to find density of lighter liquid and another is to find density of heavier liquid। ये चीज देख रहे हो। सो अगर हम देखें कि the hydrometer for lighter liquid as shown has bigger flotation bulb, है ना, for lighter liquid and a smaller gravity bulb। ठीक है, तो बिगर फ्लोटेशन बल्ब होता है। तो जब भी लाइटर लिक्विड को मेजर करने के लिए हम लोग जाते हैं तो बिगर फ्लोटेशन बल्ब होता है। ठीक है, ये जो हाइड्रोमीटर है ये लाइटर लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये वाला जो हाइड्रोमीटर है ये किसको यूज करने के लिए किया जाता है? हैवियर लिक्विड को के डेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। आप देख भी सकते हो कि ये जो स्केल बनाया गया है ये 0.5 से कितना तक है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक ही है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक ही है इस वाले हाइड्रोमीटर का। लेकिन इस वाले हाइड्रोमीटर का क्या है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। इस स्टेम को, इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को स्टेम, बीच वाले को फ्लोटेशन बल्ब और सबसे नीचे वाले को ग्रेविटी बल्ब कहते हैं। तो इस वाले का रीडिंग आप देखोगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से आपका 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऑफ कोर्स ये जो हाइड्रोमीटर है ये हैवियर लिक्विड के लिए है और ये लाइटर लिक्विड के लिए। तो हैवियर लिक्विड के हाइड्रोमीटर में आप क्या देखते हो कि स्मॉल बल्ब होता है, स्मॉल फ्लोटेशन बल्ब, स्मॉल फ्लोटेशन बल्ब होता है। फिर लॉन्गर स्टेम होता है, ये हो गया हैवियर के लिए, आप इस तरह का लिख सकते हो। और इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा क्या आ गया? शॉर्ट स्टेम, है ना, शॉर्ट स्टेम देख रहे हो, शॉर्ट स्टेम है ये। और दूसरा क्या हो गया? लार्जर बल्ब, है ना, लार्जर बल्ब। तो ये हमारा ये लाइट हैवियर लिक्विड को मेजर करने के लिए हो गया राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का लाइटर लिक्विड को मेजर करने के लिए। तो ऐसा अगर आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। फिर ये कैसे मेजर करता है डेंसिटी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेशन, इसको मेजर करने के लिए आप क्या करोगे? जैसे मान लो आपने कि सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसे वाटर में उसे
फ्लोट करता है, फ्लोट करवाते हैं किसी भी हाइड्रोमीटर को, सबसे पहले वाटर में फ्लोट करवाते हैं। तो मान लेते हैं कि पी पॉइंट तक, ठीक है, पी पॉइंट तक ये वाटर में रहा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट तक वाटर में रहा, ये जो बल्ब था पी पॉइंट तक वाटर में रहा और इसका पूरा वॉल्यूम क्या है, वी है। तो हम क्या लिखेंगे कि वेट, तो फिर पी पॉइंट तक एक हाइड्रोमीटर, ये पी पॉइंट है, एक हाइड्रोमीटर क्या है, फ्लोट कर रहा है वाटर में। तो हम क्या लिखेंगे कि फ्लोट कर रहा है। तो अगर कोई भी बॉडी फ्लोट करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके द्वारा जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उसके द्वारा जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा वही इसके वेट के बराबर होगा। फिर से कोई भी बॉडी जब फ्लोट करता है तो उस बॉडी का जो वेट होगा ना, फ्लोटिंग बॉडी का, वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट बॉडी। ठीक है, ये तो पढ़ा भी था हमने उसमें बायनेंसी में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह में भी पढ़ा था हमने। तो अगर मैं इस पे बायनेंसी देखूं, अगर ये यहाँ तक फ्लोट कर रहा है पी पॉइंट तक और इस पूरे का नीचे से पी से लेकर नीचे तक का पूरा वॉल्यूम वी है और इसे वाटर में हमने क्या किया है, फ्लोट कर रहा है, तो वाटर का डेंसिटी 1 और इंटू जी, तो इसका क्या हो जाएगा, वी जी क्या हो जाएगा, बायनेंसी हो जाएगा। इसके ऊपर बायनेंसी यही होता है, बायनेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन विच द बॉडी इज फ्लोटिंग इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज अंडर द लिक्विड, है ना, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज अंडर द लिक्विड, ये पूरा वॉल्यूम नहीं है, इनटू जी, यही ना बायनेंसी होता है। बायनेंसी क्या होता है कि लिक्विड का डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी नहीं, इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज अंडर द लिक्विड, लिक्विड के बाहर नहीं, पूरा वॉल्यूम लेके नहीं बैठ जाना यहाँ पर। तो हम किसके वॉल्यूम को लेंगे, जो पी से नीचे का है, इनटू जी, जी तो पता ही है 10, हम ऐसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहते हैं, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन 10 लेते हैं कि ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो अगर मैं लिखूं बायनेंसी इसके ऊपर, तो डेंसिटी वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वी क्या ले लिया मैंने, पी से नीचे का पूरा वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, वी है इस हाइड्रोमीटर का, इंटू जी हमारा। तो इसका मतलब ये बायनेंसी लगेगा, लेकिन ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब जितना बायनेंसी लगेगा उतना ही इसका वेट ऑफ लिक्विड वेट होगा इस हाइड्रोमीटर का, यानी हाइड्रोमीटर का वेट कितना हो गया, वी जी। लेकिन मान लो अगर मैंने फिर से एक दूसरे, इसको तो वाटर में रखा, लेकिन मान लो एक और लिक्विड में रखा मैंने, एक और लिक्विड में इस तरह का मैंने एक इसी हाइड्रोमीटर को मैंने एक और लिक्विड में ले गया, ठीक है, इसी हाइड्रोमीटर को एक और लिक्विड में ले गया, इसी हाइड्रोमीटर को एक और लिक्विड में ले गया हमने, और मान लो यहां तक, पहले पॉइंट पी यहां था, अब मान लो यहां तक ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, यहां तक ये फ्लोट कर रहा है, ये हमारा रीडिंग स्केल हो गया, है ना, ये कोई दूसरा लिक्विड है, वाटर तो नहीं है। तो या मान लो यहां तक ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और ये स्टेम जो है, ये ऊपर वाले पार्ट को स्टेम कहते हैं, इस स्टेम का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, और जितना अंदर इसका, इस अंदर वाले पार्ट का कितना लेंथ है, स्टेम जो इस लिक्विड के अंदर जो है उसका लेंथ एल है। तो यानी कि हमारा ए इंटू एल जो है वो वॉल्यूम हो गया स्टेम का, जो अब लिक्विड के अंडर है, और पहले से इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, नीचे पी से नीचे का वॉल्यूम वी है। तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया उससे लिक्विड में, ए इंटू एल प्लस कैपिटल वी, ये वॉल्यूम हो गया, ओके, ये वॉल्यूम हो गया। और तो ए इंटू एल प्लस वी, ये टोटल वॉल्यूम हो गया, और ये डेंसिटी, ये जो लिक्विड में रखा गया है तो इसका डेंसिटी मान लो डी है, इसी का डेंसिटी मेजर करना है इंटू जी, ठीक है, ये बायनेंसी लगेगा। लेकिन ये बॉडी अभी भी फ्लोट कर रहा है, यानी ये हाइड्रोमीटर अभी भी फ्लोट कर रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर का वेट यही होगा। लेकिन हम पहले से निकाल चुके हैं कि हाइड्रोमीटर का वेट वीजी है, तो इसका मतलब वीजी किसके बराबर होगा, ए इंटू एल प्लस वी इंटू डी इंटू जी, यही किया है ना यहाँ पर, देखो तो ए इंटू एल प्लस वी इंटू, यहाँ पर डेंसिटी को रो मान लिया, लेकिन मैंने डी मान लिया, कोई बात नहीं, जो जिस लिक्विड का हमको डेंसिटी निकालना है, इंटू जी इज इक्वल टू वी इंटू जी, यही तो किया है यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमारा एल का वैल्यू आ जाएगा, एल बराबर क्या आ जाएगा, वी अपॉन ए इंटू क्या आ जाएगा 1/d-1। अब वी अपॉन ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें वॉल्यूम पता है ना, फ्लोटेशन बल्ब प्लस ग्रेविटी बल्ब का क्या पता है, वॉल्यूम पता है, और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम है, ये भी पता है हमको। तो ये कांस्टेंट के मान लेंगे वी बाई ए को, तो वी बाई ए को कांस्टेंट के मान लेंगे, तो हमारा एल जो है लेंथ किसका, स्टेम का लेंथ क्या हो जाएगा, के इंटू 1/d-1, डी को ही यहाँ रो लिखा है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। तो इसका मतलब हाइड्रोमीटर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोमीटर को आप किसी लिक्विड में सबमर्ज कराओगे, जब वो फ्लोट करेगा ना, तो ये जो रीडिंग है ना,
ये रीडिंग अपने आप उसका कुछ लेवल वो अटेंड करेगा, वो क्या करेगा, वो लिक्विड कोई लेवल अटेंड करेगा और जहां पर ये लेवल होगा ना वही उसका डेंसिटी हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम डेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी लिक्विड का हाइड्रोमीटर का यूज करके। हाँ, आप देख सकते हो कि अगर लाइटर लिक्विड का निकालना है तो हम बिगर बल्ब वाले और स्मॉल स्टेम वाले हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हैवियर लिक्विड का डेंसिटी निकालना है तो स्मॉल बल्ब और लॉन्गर स्टेम वाले हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं जिसमें ज्यादा रीडिंग हो। तो ये चीज हो गया। और इसमें आप जानते ही हो कि ग्रेविटी बल्ब में आयरन शॉर्ट्स या पीच होते हैं और इसमें लेड शॉर्ट्स होते हैं। तो ये जो तो हमने क्या देखा, ये कॉमन हाइड्रोमीटर का यूज था, ठीक है। वैसे आप एक और तरीका होता है कि होता क्या है कि इसमें तो मैंने क्या किया कि एक बार वाटर में हमने हाइड्रोमीटर को फ्लोट कराया, एक बार लिक्विड में जिसका हम उस लिक्विड में फ्लोट कराया जिसका हमको डेंसिटी निकालना है। लेकिन अब एक बार क्या होता है कि उसी लिक्विड को रहने दो, अब केवल इसका जो ग्रेविटी बल्ब का जो वेट है उसको बदलते जाओ, तो वहां से भी हमें उस लिक्विड का डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के जो हाइड्रोमीटर बताए गए हैं, वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर, एक मिनट, वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर और कॉमन हाइड्रोमीटर, कांस्टेंट इमर्शन हाइड्रोमीटर। तो अभी जो हमने डिस्कस किया ये वेरिएबल इमर्शन हाइड्रोमीटर का ही एग्जांपल है मेरे ख्याल से, लेकिन कॉमन हाइड्रोमीटर हमारा इस तरह से यूज होता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये करना है कि इसमें फ्लोटेशन, तो जो भी हाइड्रोमीटर है वो किस लॉ पे काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे काम करता है। जो भी हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा हाइड्रोमीटर। सो यहां से आप एल का वैल्यू निकलेगा और आप वहां से डेंसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पर पढ़ सकते हो, द लेंथ एल स्मॉल एल ऑफ द स्टेम फॉर वेरियस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स कैन बी नोन एंड द हाइड्रोमीटर स्टेम कैन बी मार्क्ड इन टर्म्स ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड सो एज टू ऑब्टेन देयर डेंसिटीज directly when the hydrometer is immersed in the corresponding liquids, full stop. This process is called calibration of the stem और हाइड्रोमीटर। अब लैक्टोमीटर आता है। लैक्टोमीटर क्या होता है, तो लैक्टोमीटर जो होता है वो किसी भी मिल्क की प्योरिटी को कोई मिल्क कितना शुद्ध है इसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये कैसे मेजर करता है, तो दरअसल लैक्टोमीटर भी एक तरह का स्पेशल केस क्या है, हाइड्रोमीटर का ही स्पेशल केस ऑफ है। हाइड्रोमीटर ही है लैक्टोमीटर, लेकिन ये स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोमीटर है, ठीक है। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और ये कैसे मेजर करता है इसको देखेंगे। तो ये भी एक हाइड्रोमीटर ही है, देखो ये लैक्टोमीटर हो गया हमारा। ये माउस जो है थोड़ा सा धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, स्पेशल केस है। लैक्टोमीटर एक स्पेशल केस है जिसमें एक फ्लोटेशन बल्ब है और एक ग्रेविटी बल्ब है हमारा। तो जो फ्लोटेशन बल्ब है वो आप देख सकते हो, फिर ग्रेविटी बल्ब को देख सकते हो, और ऊपर क्या है, ये पूरा ऊपर का पार्ट स्टेम है। आपको पता है कि जो प्योर मिल्क होता है, प्योर मिल्क का जो डेंसिटी होता है वो लगभग 1.045 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और वाटर का कितना डेंसिटी होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो लैक्टोमीटर एक तरह का हाइड्रोमीटर ही है, बस इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी हाइड्रोमीटर के सेंसिटिव को बढ़ा देते हैं। एक हाइड्रोमीटर के सेंसिटिव को बढ़ा देते हैं ताकि हम मिल्क डेंसिटी को मेजर कर सके, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, केवल 0.45 का है। एक प्योर मिल्क का जो डेंसिटी है वो कितना है, 1.045 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एक वाटर का डेंसिटी क्या है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेंसिटिव को बढ़ाते हैं। सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाते हैं, तो स्टेम के लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं, स्टेम के लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। Thus, a hydrometer having more sensitivity is constructed for measuring the density of the milk, and this hydrometer is known as lactometer. So, the sensitive कैसे बढ़ाते हैं? The sensitivity of lactometer is increased by reducing the area of cross section of the stem. तो area of cross section of the stem हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं और लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। Also, the bulb and flotation, also the gravity bulb and flotation are combined into a single bulb. तो कोई कहेगा, कोई क्वेश्चन आएगा, हमारा लैक्टोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल रीडिंग को इसमें हमने देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर रीडिंग 1.045 तक गया, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि मिल्क प्योर है। लेकिन अगर रीडिंग कहीं यहाँ तक आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इम्प्योर मिल्क है, और अगर यहाँ तक आ गया तो वाटर ही हो गया। तो इस तरह से लैक्टोमीटर, हालांकि आजकल तो दूध इतना इम्प्योर सब बना दिया है कि लैक्टोमीटर से भी आप नहीं पहचान पाओगे कि वो प्योर है इम्प्योर, क्योंकि इसमें सारा पता नहीं फर्टिलाइजर वगैरह का भी यूज होने लगा है।
मिल्क में। तो इसीलिए आजकल इसको भी सब लोग मान दे रहा है लैक्टोमीटर को भी, लेकिन हमें बस इसका मैकेनिज्म जानना है कि सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाता है, बाई रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टेम एंड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड कंबाइनिंग द फ्लोटेशन बल्ब एंड ग्रेविटी बल्ब। बस इसको हम लोग देखना है। तो अगर रीडिंग यहाँ तक जा रहा है तो प्योर मिल्क है, और अगर रीडिंग इससे ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही इम्प्योर मिल्क होगा। एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर, तो आपने कार वाले बैटरी या सब बैटरी को इसके देखा होगा कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज होता है। तो होता क्या है कि उस वाले जो बैटरी का जो डेंसिटी होता है, एसिड का जो डेंसिटी होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेके 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। अगर उस एसिड बैटरी का डेंसिटी 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो गया तो बाद में उसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बैटरी को रिचार्ज नहीं हो पाएगा। उसी को कहते हैं कि बैटरी फंस गया, ऐसा बोलते हैं ना कि बैटरी खत्म हो गया। तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा ना कि कहीं डेंसिटी 1.16 से तो कम तो नहीं ना हो गया है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर बनाते हैं। ये देखो, ये बैटरी हो गया, अपर पोर्शन क्या हो गया, एक बैटरी हो गया, और ये हमारा, और ये पूरा हाइड्रोमीटर का सेटअप हो गया। सीन से यहाँ रबर कॉक लगाया हुआ है और ये बैटरी हाइड्रोमीटर है, और इसका रीडिंग 1.3 से लेके मतलब 1.15 से लेके 1.3 तक है। तो अगर इसके बीच में कहीं रहता है तो इसका मतलब बैटरी रिचार्ज हो सकता है। अगर 1.15 से कम हो गया तो बैटरी रिचार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एसिड पूरी तरह से उस काम का रहेगा ही नहीं। When the battery चार्ज एंड डिस्चार्ज, ठीक है, जब बैटरी चार्ज होता है तो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है एसिड का, उसके अंदर के एसिड का, बैटरी के अंदर का एसिड का। और जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो 1.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इससे भी कम हो गया तो फिर व्हेन बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज द बैटरी कैनॉट बी रिचार्ज इफ द डेंसिटी ऑफ द एसिड फॉल्स बिलो इतना, एंड थस देयर इज अ नेसेसिटी टू चेक डेंसिटी ऑफ द एसिड इन द बैटरी पीरियडिकली। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है कि कैसे एसिड इसके अंदर जाता है। अब एसिड को हम लोग छू तो नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी वो हार्मफुल है ना। आप इस तरह से, जिस तरह से बाकी लिक्विड्स को टच करते हैं उस तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारा सेटअप है, ग्लास ट्यूब है, रबर बल्ब है वगैरह। तो इसको इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैकेनिज्म, द हाइड्रोमीटर इज पोजीशन इनसाइड द ग्लास ट्यूब, रबर बल्ब इज कंप्रेस्ड एंड द नोजल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैटरी एंड देन द बल्ब इज रिलीज टू सक बैटरी, ऊपर की ओर जाता है बैटरी to suck acid from battery into the white glass tube. The hydrometer present inside the glass tube now floats in the acid and the density of the acid can be noted. On squeezing the rubber glass, again acid is poured back into the battery. तो आपको बस इतना जानना था कि इसको कैसे सेंसिटिविटी अगर कम होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम को कम करना पड़ेगा, स्टेम की लेंथ को ज़्यादा करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोमीटर में हमने देखा कि फ्लोटेशन बल्ब और ग्रेविटी बल्ब को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होता है, तो फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड है ना, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द सेम लिक्विड, हम उसको विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है क्रूड ऑयल, मरकरी, वाटर। अब इनको आप पलट दो, ठीक है, इन सबको पलट दो, उल्टा कर दो। तो अब पलटने के बाद क्या होगा कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, ये जो लिक्विड है ये नीचे जाने में टाइम लगेगा। तो जो जितना देर लगाएगा जाने में, हम उसे क्या कहेंगे कि उस लिक्विड का विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन, उसके अंदर का जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करेगा। तो सबसे पहले अगर इसको पलटोगे तो वाटर सबसे पहले अपने आप नीचे आ जाएगा, उससे थोड़ा देर बाद मरकरी आएगा, और सबसे देर बाद क्रूड ऑयल आएगा। ओके, तो विस्कोसिटी के लिए आप लिख सकते हो, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख सकते हो, अदर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्लास सरफेस एंड लिक्विड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेट अप बिटवीन द वेरियस लेयर्स ऑफ द लिक्विड विच अपोजिट, है ना। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आर सेट अप बिटवीन द वेरियस लेयर ऑफ द लिक्विड, है ना, विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, दिस फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, किसी सेम लिक्विड के वेरियस लेयर में जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। सिंस लिक्विड टुक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द बॉटम, इट इज ऑब्वियस दैट विस्कस फोर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। तो और फिर एक नोट और कर सकते हो कि जिस भी लिक्विड का मोबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब उसका विस्कोसिटी कम है, और जिस भी लिक्विड का मोबिलिटी कम है इसका मतलब उसका विस्कोसिटी ज्यादा है। यानी मोबिलिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ लिक्विड, ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा कारण है कि मोबिलिटी मतलब क्या होता है कि है ना, द मूवमेंट है ना, द मूवमेंट कैपेबल ऑफ मूवमेंट। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ मूवमेंट। तो मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है।
विस्कस फोर्स होता है। मोबिलिटी जितना ज़्यादा, विस्कस फोर्स जितना कम रहेगा मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ऑफ कोर्स क्योंकि विस्कस फोर्स कम रहेगा इसका मतलब उस लिक्विड के जो लेयर्स है ना उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा तो अपोज मोशन का क्या होगा, अपोजिशन कम होगा, और अपोजिशन कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा। ठीक है, और एक चीज और कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर, ये भी लिख लो, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कस फोर्स। ऐसा इसलिए भी होता है ना विस्कस फोर्स, आई होप की स्पेलिंग सही है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो विस्को फोर्स कम होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो उस जो फ्लूइड है उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, उनका मूवमेंट रैंडम हो जाएगा, है ना, वे ज्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। उनके एक्सपेंड करने से क्या होगा कि उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए टेम्परेचर ज्यादा है तो विस्कस फोर्स कम होगा, टेम्परेचर कम है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है विस्कोसिटी। तो आप यही लिख देना विस्कोसिटी में force of friction that exists between various layers of the liquid which opposes the relative motion between them is called viscous force। अब आते हैं सरफेस टेंशन पे। तो एक चीज, सरफेस टेंशन जाने से पहले कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि फोर्स बिटवीन द सेम अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कोहेसिव फोर्स करते हैं, और अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे एडेसिव फोर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक वाटर है, इसमें लिया गया तो वाटर को मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देखो, किनारे में देखो, यहाँ पर ग्लास का भी मॉलिक्यूल्स है, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स और एक किनारे वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, एडेसिव फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एडेसिव फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन क्या है, तो एक एग्जांपल लिया हमने, कहीं बीच में एक मॉलिक्यूल ले लिया तो इस तरफ चारों तरफ फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी जगह भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन पर फोर्स लग रहा है ना, एक्शन रिएक्शन पर जो भी। तो ये बीच वाले पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सरफेस पर जो लिक्विड्स है ना, सिर्फ एक ही नहीं बाकी जगह भी सरफेस पे जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, इस पर एक अनइवन फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ तो बाकी अट्रैक्शन हो ही रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ देखो, ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ। तो इस वाले हम क्या कहेंगे कि इस वाले मॉलिक्यूल बी पे क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। मॉलिक्यूल ए पे तो बैलेंस फोर्स है सब जगह, इस पर नेट फोर्स जीरो है, लेकिन मॉलिक्यूल बी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसीलिए एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ बिहेव करता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरफ। अब इसका टेंडेंसी होता है कि ये अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर आए, टेंडेंसी होता है लगातार। इससे एक महसूस होता है कि नेट फोर्स क्या है, वाटर की तरफ है, इसका बी का। इसीलिए जो ड्रेन वाटर है वे स्फेरिकल सरफेस होते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि वो कम से कम एरिया को क्या करना चाहता है, घेरना चाहता है, कम से कम एरिया को ऑक्युपाई करना चाहता है। क्योंकि ये जो सरफेस पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है वे क्या करते हैं, एक अनबैलेंस फोर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और ये किसके तरफ होता है, लिक्विड के तरफ होता है, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए, तो इसी को हम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल्स बिलो इट अपोज दिस मोशन सो दैट द सरफेस बिहेव एज ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो आप इसको लिख सकते हो, सरफेस टेंशन का बढ़िया सा डेफिनेशन लिख लेना, अपोजिट द मोशन। तो आप अनइवन लिख सकते हो, सरफेस टेंशन द अनइवन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। आप इसे लिख सकते हो कि सरफेस टेंशन को कहते हैं, नाम ही है सरफेस टेंशन। ओके, टेंशन मतलब तनाव, और सरफेस सतह की बात हो रही है। ड्यू टू सरफेस टेंशन देयर इज अ टेंडेंसी इन लिक्विड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। ओके, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम सरफेस एरिया। देयरफॉर लिक्विड ड्रॉप्स आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट लिक्विड सरफेस इन अ नैरो ट्यूब इज कर्व्ड। सरफेस टेंशन के चलते ही लिक्विड जो हम लोग नैरो ट्यूब में देखते हैं कि जो लिक्विड का जो सरफेस है वो कर्व होता है कुछ इस तरह से। जैसे कि ट्यूब में हम लोग वाटर डालें तो ये कैसा है, कनकेव है। देखो कनकेव है, ये कनकेव हो गया, कनकेव हो गया, और ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। ठीक है, कन्वेक्स, कन्वेक्स से आपका कर्व सरफेस, ये कन्वेक्स हो गया। ओके, ऊपर की तरह जो रहता है ये कन्वेक्स सरफेस हो गया, और ये नीचे की तरफ आपका कनकेव सरफेस हो गया। तो वाटर कनकेव बनाता है और मरकरी कन्वेक्स बनाता है। ऐसा क्यों होता है,
तो हम एक टर्म को बारे में जाएंगे, मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है कि द कर्व शेप फॉर्म ड्यू टू difference between the adhesive and cohesive surface. Okay, the curved surface formed due to the difference between the adhesive and cohesive forces is called meniscus. तो कोहेसिव सरफेस क्या होता था कि अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स, जबकि एडेसिव फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर लाइक मॉलिक्यूल्स कौन है, वाटर का है ना, वाटर का एडेसिव फोर्स किसके बीच में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। और कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। और एडेसिव फोर्स किसके बीच में होगा, ग्लास और वाटर के बीच में होगा। ग्लास और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स। यहां पर लिख सकते हो एडहेसिव फोर्स। और वाटर के बीच में कौन सा हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। तो ग्लास और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। और वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स। तो कनकेव मेनिस्कस कब बनता है, कनकेव मेनिस्कस कब बनता है, जब हमारा क्या हो, if adhesive force is greater than the cohesive force like shown in the glass tube, the surface is concave। तो जब एडेसिव फोर्स क्या हो, ज्यादा हो कोहेसिव फोर्स के, यानी कि ग्लास और वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वाटर के बीच में। कनकेव मेनिस्कस कब बनता है, जब ग्लास ट्यूब और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और कन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, कन्वेक्स मेनिस्कस कब बनता है, जब एडेसिव फोर्स क्या हो, कम हो किससे, एडेसिव फोर्स क्या हो, कम हो किससे, कोहेसिव फोर्स से। तो कन्वेक्स मेनिस्कस मरकरी के केस भी बनता है। इसका मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, मरकरी और ग्लास ट्यूब के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज याद रख सकते हो। उसके बाद कैपिलरिटी है। तो कैपिलरिटी क्या होता है कि द फिनोमेना ऑफ द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरिटी। तो जैसे यहाँ पर ये भी कैपिलरिटी ही है। जब हमने एक ट्यूब को यहाँ पर डुबोया इसमें, तो हमने देखा कि एक राइज हुआ किसका, इसमें वाटर लेवल का, ये वाटर का है और ये मरकरी है। तो जब हमने इसमें ट्यूब को डुबोया तो इसमें देखा कि ये सरफेस से क्या होगा, यहाँ पर कम लेवल का, यहाँ पर क्या होता है, मरकरी का फॉर्मेशन होता है, कम लेवल का। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों होता है। तो कैपिलरिटी और कुछ नहीं होता बल्कि द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड इज नोन एज कैपिलरिटी। एक अच्छा सा एग्जांपल कौन सा है, जो दिए का जो तेल जलता है तो उसमें जो केरोसिन है और उस कपड़े से ऊपर की ओर क्या होता है, राइज करता है ऊपर की ओर, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर वो कपड़ा राइज करता है, केरोसिन ऊपर की ओर जाता है और वो दिया जलते रहता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है इन ऑयल लैम्प्स। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑयल एंड फ्लेम, द फ्लेम गेट्स ऑयल सप्लाई थ्रू द wick by capillary action as the other end of wick is immersed in oil। ठीक है, नीचे ऑयल रहता है और ये पर हमारा ये दिया जलते रहता है। ठीक है, तो when the roots of the plant absorb water from ground through capillary action, there are many such application of capillarity in our daily life। आप उसको जैसे आप जूस भी उसमें पीते हो तो मुझे लगता है कि नहीं वो दूसरा हो जाएगा, और भी कई सारे आप एग्जाम्पल बता सकते हो डेली लाइफ में कैपिलरिटी का। तो यहाँ तक ये रहा थ्योरी। अब VST के बाद में अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।